नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में आई सबसे पहले देखते हैं इस समय की हेडलाइंस। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद स्थिति नियंत्रण में सरकार ने भगदड़ के लिए दिए जांच के आदेश। हादसे में हुई 13 लोगों की दुखद मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में होंगे शामिल। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम 3.0 का किया शुभारंभ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने महाकुंभ में पलट प्रवाह को देखते हुए काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का किया हवाई सर्वेक्षण। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा हुआ 50 के पार। इसके साथ ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब में होगी बातचीत। यूक्रेन ने कहा वार्ता के लिए न्योता नहीं, अपने रणनीतिक साझेदारों से सलाह के बाद ही करेंगे कोई बात। और आइए अब समाचारों को विस्तार से देखते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। ज्यादातर की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों को आरएमएल और एलएनजेपी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की उच्च स्तर के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। घटना की सूचना रात 9:55 पर मिली। इसके बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। स्थिति कंट्रोल में है। ये घटना शनिवार को उस समय हुई जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर बीजेपी के पीएम मल्होत्रा ने कहा कि अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ने से घटना की स्थिति बनी। दिल्ली स्टेशन पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। सुबह 6 बजे से यात्रियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। दिल्ली आने वाले यात्री आराम से स्टेशन से बाहर निकल पा रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वाले परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ में प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती घायल लोगों से मुलाकात की। वीके सक्सेना ने कहा कि घटना की चपेट में आए घायलों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस घटना में कुछ लोगों को माइनर इंजरी और फ्रैक्चर है। प्रशासन पूरे तरीके से इलाज में लगा हुआ है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत टेक 2025 एक व्यापक स्तर का वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 14-15 फरवरी को भारत मंडपम में किया जा रहा है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर एक साथ लाता है। भारत टेक प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है। भारत टेक 2025 में नीति निर्माताओं, वैश्विक सीईओ के साथ साथ 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और अन्य आगंतुकों के आने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र निर्माता संघ, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति, यूरिटेक टेक्सटाइल एक्सचेंज, यूएस फैशन इंडस्ट्री एसोसिएशन सहित दुनिया भर के 25 से अधिक प्रमुख वैश्विक वस्त्र निकाय और संघ भी इस कार्यक्रम की भागीदारी करेंगे। और समाचारों में अब वक्त हो गया है ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं?
आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। शनिवार को वाराणसी के नमो घाट पर योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम 3.0 का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 3.0 का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। काशी और तमिलनाडु के बीच संबंध को सुदृढ़ करना। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य एकता में विविधता को मजबूत करना है। इस वर्ष काशी तमिल संगमम 2 महत्वपूर्ण आयोजनों के साथ हो रहा है, जो इसे और विशिष्ट बनाने जा रहा है। काशी तमिल संगमम के अतिथियों को संगम प्रयाग में पवित्र स्नान और अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। इस बार 6 ग्रुप में प्रतिनिधि आएंगे। आज पहला ग्रुप के प्रतिनिधि सुबह पवित्र काशी में पहुंचे हैं। यहीं से वो कल अब वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। कल विभिन्न काशी की महत्वपूर्ण स्थानों में सुब्रह्मण्य भारती जी की जन्मस्थान में भी जाएंगे, बीएचयू में भी जाएंगे, उनकी वर्कशॉप होगी। फिर कल प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ में उनका निवास होगा, कुंभ क्षेत्र में रहेंगे। फिर कुंभ स्नान करके अयोध्या जी जाके श्री रामचंद्र जन्मभूमि में प्रतिष्ठित भव्य नव मंदिर को उसके अंदर प्रतिमा का दर्शन करके फिर लौटेंगे। काशी तमिल संगमम प्रयागराज महाकुंभ में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का साक्षी बनेगा। 16 फरवरी से 24 फरवरी के बीच दक्षिण भारत के अतिथि प्रयागराज महाकुंभ भी आएंगे। काशी तमिल संगमम का यह तीसरा संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित होगा। संसद में पेश केंद्रीय बजट 2025-26 को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद इटावा में एक बजट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बजट संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने वाले रोड मैप वाला बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट के माध्यम से मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने के लिए 12 लाख तक की आय वालों के लिए कर शून्य कर दिया है। इस बजट में गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला और युवाओं सभी का ध्यान रखा गया है। संसद में भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट
जिस बजट की जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम हो। ये चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके लिए भी यह बजट उसके जीवन में खुशियों को लाने वाला है। मिडिल क्लास हो, उसके लिए तो इस बार का बजट पूरे देश के अंदर इस बजट का वेलकम किया जा रहा है, प्रदेश के अंदर वेलकम किया जा रहा है। सर्विस पेशा हो, जो सरकारी नौकरियों में हैं, उनके लिए भी यह बजट शायद आज़ादी के बाद जितने भी बजट आए हैं उनमें सबसे बेहतरीन बजट है ये। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बीजेपी कार्यालय पर किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को अभूतपूर्व ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बजट में तकनीकी शिक्षा का भी विस्तार किया गया है। बजट को लेकर हर ओर प्रशंसा हो रही है। तेजी के साथ कोई गांव, कोई मदरा ऐसा न रहे जहां पर सड़क से न जुड़े, इसकी चिंता की है। नेशनल हाईवे आप देखते होंगे, ब्रिज देखते होंगे, फ्लाईओवर देखते होंगे, इस पर जो तेजी के साथ में काम किया है, मुझे लगता है कि ये पहले कभी सपने जैसा लगता था, आज वो हकीकत में परिवर्तित होता दिखाई पड़ रहा है। जनपद शाहजहांपुर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर जनपद के बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बजट को समझाते हुए उसे जन उपयोगी बताया और कहा कि पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स में भी भारी छूट देते हुए लोगों को राहत दी है, ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके और बाजार में रौनक वापस आ सके। पूर्व वित्त मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में परी रसोई का फीता काट कर शुभारंभ किया, जिसमें सभी को 10 रुपए में भर पेट भोजन देने की व्यवस्था है। 12 लाख रुपए तक, अभी तक 80,000 रुपए का टैक्स पड़ता था, इनकम टैक्स। ये 80,000 रुपए आपके बचेंगे जिन लोगों की आमदनी 12 लाख रुपए। 13 लाख रुपए की आमदनी पर अभी तक जो 1 लाख रुपया टैक्स पड़ता था, अब इस समय 75,000 रुपये टैक्स पड़ेगा। 25,000 रुपये की सेविंग इसमें होगी। 17 लाख रुपए तक, 17 लाख रुपए तक आपको जो टैक्स पड़ता था वो 1,40,000 था, इसमें 60,000 रुपए की बचत होगी। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की। उन्होंने देवनगर चौराहे पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनपद के मुख्यालय उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित आशा सम्मेलन में भी भाग लिया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने आशा बहुओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में आशा बहुओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने महामारी के बावजूद भी अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों की सेवा की। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे दूर दूर तक सकता नहीं, लेकिन अपने सामने कांग्रेस का चूल हिलाया और सरकार बनाया। और पहली बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना और सीसी सड़कें लोगों ने देखा, 4 लेन की सड़कें देखा। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे रोड का कनेक्टिविटी, आप देखेंगे ट्रेनों का कनेक्टिविटी, आप देखेंगे एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी। कल्पना करिए सभी जगह मेडिकल कॉलेज, आज केंद्र के बजट में ही आरक्षण की सुविधा लोगों को हो रहा है। मेडिकल की सुविधाएं हो रही हैं, हर एक में आरक्षण मिल रहा है। तो अब बम है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। झांसी के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय जलवायु समावेशी कृषि प्रदर्शनी एवं किसान मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कई किसानों को सम्मानित किया और 2 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भेंट की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगभग 10,000 किसानों ने भाग लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने 5 गुना से भी ज्यादा का बजट किसानों के लिए रखा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट, किसानों पर कर्ज जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। बीते 10 वर्षों में दलहनी
दलहनी और तिलहनी फसलों में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदा की जा रही तुलसी देश भर की ऑर्गेनिक चाय एवं अन्य उत्पादों में प्रयोग हो रही है। सरकार ने 236 करोड़ 73 लाख रुपए की मूंगफली बुंदेलखंड से खरीदी है। ये प्राकृतिक खेती का एक केंद्र बनेगा यहाँ झांसी कृषि विश्वविद्यालय, और हर राज्य के भीतर भारत सरकार ने अपेक्षा की है कि एक स्थान तय किया जाए। तो ये उसके दृष्टि से एक तरीके से ये मार्ग निर्देश बनाएंगे और यहाँ पर उसके मॉडल फार्म अपना ऐसा बनाएंगे जिसको किसान देख करके और वो भी प्राकृतिक खेती की ओर उसका वो आधारित प्राकृतिक खेती की ओर उसका रुझान बढ़ सके। आज यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 25 करोड़ रुपए से यहाँ पर प्राकृतिक खेती और उस उत्पादों की जांच की दृष्टि से हमने 2 लैब इनको दिए हैं, जो जिस पर काम शुरू किया जा रहा है और जल्दी ही 2-2.5 महीने के भीतर वो पूरा हो जाएगा, जिससे कि जो खेती यहाँ पर हो रही है वो प्राकृतिक खेती, गोबर आधारित प्राकृतिक खेती या जो जैविक खेती हो रही है, तो उनकी टेस्टिंग यहाँ पर हो सकेगी। रामपुर के फिसगल ग्राउंड परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 2000 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार सभी को समान अधिकार और सम्मान देती है और ये योजना हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने प्रशासन को धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराने और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए बधाई दी। जिस प्रदेश में गरीब नहीं रहेगा उस तरफ सरकार बढ़ रही है और उसके लिए कई प्रकार की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो बजट इस बार का प्रस्तुत किया है, गरीबों के साथ साथ मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि 12 लाख रुपए तक की अगर वार्षिक कोई आय है तो वो भी बिना किसी कर के रह सकता है व्यक्ति। तो इस तरह से सरकार ने गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग की भी चिंता करने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। आगे आने वाले समय में ये सभी व्यक्तियों को, समाज के हर व्यक्ति को कोई रोजगार मिले, कोई अवसर ऐसा मिले कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ताकि वो उसके मन में विचलन ना हो। और समाचारों में वक्त हो गया है ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। शनिवार को जनपद शाहजहांपुर के गांव खजूरी में एक भव्य समारोह के दौरान नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र स्मृतिका का राजपूत रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मनोज कुमार कटियार ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर हरबिंदर सिंह संधू, जलालाबाद विधायक हरिशंकर, शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश S, कर्नल जतिन, शहीद के परिजन सहित बड़ी संख्या में सैनिक और पूर्व व ग्रामवासी उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने फिल्मी गानों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र के मेमोरियल का हम लोकार्पण कर सके हैं, और इसके लिए मैं समस्त खजूरी गांव के निवासियों का, यहाँ के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारीगण हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नायक जदुनाथ सिंह हम सबको विदित है, 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए नौशेरा में शहीद हुए थे, और उनकी शहादत पर
उनकी बहादुरी पर देश ने उनको परमवीर चक्र से नवाजा था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शनिवार को अपने परिवार के साथ ताजमहल को देखा। उनके साथ प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। इस दौरान उन्होंने गाइड से ताजमहल की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही डायना बेंच पर बैठकर परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाया। इस दौरान देश के उद्योगपति नारायण मूर्ति की पत्नी और इंफोसिस की सह संस्थापक सुधा मूर्ति भी साथ थीं, जो ऋषि सुनक की सास हैं। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। शनिवार को प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने गोंडा सर्किट हाउस में अपना दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रामदीन वर्मा को जिला अध्यक्ष और प्रदीप वर्मा को जिला महासचिव चुने जाने पर अपनी मुहर लगाई। बैठक के पश्चात प्राविधिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा का निरीक्षण किया। इस अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक योगेश्वर चौहान, कॉलेज के अधिकारी आदि मौजूद रहे। मैं पिछली बार जब गोंडा आया था तो मैंने एक वादा किया था कि जल्द ही आपके इंजीनियरिंग कॉलेज को उसके कैंपस में मैं चालू करा दूंगा। तो उसी की लेटेस्ट स्थिति की कितनी कमी बाकी है इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग में, उसको देख करके शीघ्रता से उसको जो स्टूडेंट दूसरे कॉलेज में जा करके पढ़ रहे हैं गोंडा इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनको उनके ही कैंपस में ला करके रखा जाए और यहाँ पर पढ़ाई प्रारंभ हो। इसके लिए दूसरा हमने बहुत सारी कंपनियों से एमओयू करके बच्चों के स्किल का लेवल ऊंचा करने का काम कर रहे हैं, जिससे उनको बेहतर जॉब मिल सके। तो हम पहले क्वालिटी जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे हम रोजगार के अवसर बढ़ाते जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी बाहर की जापान, कोरिया, यूएस की कंपनियां आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरा होने पर एवं WDC प्रधानमंत्री सिंचाई योजना फेज 2 वाटर शेड यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। श्रमदान में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस योजना के तहत बनाए गए तालाब, प्रतिभूमि सुधार एवं संरक्षण आदि योजनाएं किस तरह से किसानों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इसकी एक बानगी आजमगढ़ जिले के बलरियागंज विकासखंड के सिहरा गांव और टंडवा में देखने को मिली। इस दौरान भारत सरकार के भूमि संसाधन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए LED वैन के द्वारा लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, जलागम विकास घटक के अंतर्गत ये कार्यक्रम कराया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों को जागरूक करने के लिए, इस वाटर शेड के लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सुबह जल कलश यात्रा, प्रभात फेरी, फिर बाइक रैली कराई गई है। और साथ में ही यहाँ पर सांस्कृतिक वाटर शेड महोत्सव के अंतर्गत आपका जो स्थानीय कलाकार के द्वारा एक जो जागरूक करके गीतों के माध्यम से किया गया। हम लोग श्रीनगर से यहाँ से कलश यात्रा उठाए और पहलवानपुर में लेकर आए और यहाँ पर सब लोग उपस्थित थे। हाँ, देखने में बहुत अच्छा लगा था। और जो हम लोग समूह से काम कर रहे हैं, हम लोग को समूह से पैसा जो मिला है उससे हम लोग अपना आगे कार्य बढ़ा रहे हैं। सर, जैसे वाटर शेड में हम लोग पानी को बचाने के लिए जैसे बैठकें की गई, उसमें तालाब से सिंचाई के लिए बताया गया, सिंचाई का जो है तालाब से सिंचाई का काम किया गया। और भी कुछ काम थे जो उसको कराया गया, तालाब जैसे खुदवाया गया, इसमें पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की गई। यही सब है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पहले लेते हैं ये ब्रेक। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है।
आइए दिखते हैं महाकुंभ से जुड़े समाचार। यूपी के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ हर दिन रिकॉर्ड बनाता और तोड़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और इसी के साथ इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ मेले की शुरुआत से अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 11 दिन और बचे हैं। वीकेंड होने के कारण शनिवार को घाटों पर ज्यादा भीड़ रही। तड़के से ही काफी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचे। वीकेंड को देखते हुए मेले में शनिवार से 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू। संपूर्ण मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर रोक। ये प्रतिबंध पास धारक वाहनों पर भी लागू होगा। मेले में आने वाले सभी वाहनों को निकटतम पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। शनिवार से शुरू होकर यह व्यवस्था रविवार तक लागू रहेगी। देखिए 14 फरवरी को महाकुंभ में स्नानार्थियों का जो टोटल संख्या है अभी तक वो 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है और इस अवधि में बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से स्नानार्थियों का स्नान कराया गया है और आगे भी अभी जब तक हमारे श्रद्धालु आते रहेंगे सभी को सुरक्षा की भावना से सभी को सकुशल स्नान कराया जाता रहेगा। महाकुंभ अब सबसे बड़ा समागम बन चुका है। अमेरिका और चीन की कुल आबादी के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी के बराबर लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। और आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरें। यूक्रेन में 3 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारी आने वाले दिनों में सऊदी अरब में वार्ता करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सऊदी अरब में वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और कोई रणनीतिक भागीदारी के साथ परामर्श करने से पहले रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।